Hello my dear students, you all are watching your favorite channel Vinesh Versatile। आप सब लोग हिस्ट्री से बहुत घबराते हैं, स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स। तो चिंता की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ हिस्ट्री की वीडियोस। ठीक, हिस्ट्री को बड़ा ही आसान बनाने वाले हैं हम। ठीक है, घर बैठे आप हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें बहुत ही सारी फैक्चुअल बातें बताने वाला हूँ साथ के साथ। मतलब इतना ही नहीं जितना आपकी बुक में है, बहुत ही कुछ एडिशनल, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाए। ठीक है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप इजीली क्रैक कर पाए, इस तरह से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। हमारा जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, बेसिकली स्टार्ट होता है गांधी जी के इंडिया अराइवल से। गांधी जी इंडिया पहुंचते हैं 1915। आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी गए कहां थे। गांधी जी वाज अ लॉयर, आपको पता है गांधी जी एक वकील थे, इसलिए वो एक गुजराती मर्चेंट का केस लड़ने कहां गए थे? साउथ अफ्रीका। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। तो वहां पर वो गए थे, किसका केस लड़ने के लिए वो वहां पर गए थे? एक गुजराती मर्चेंट थे, ठीक है, जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। जी हाँ, उन्हीं का केस लड़ने वो मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां पर गए थे। ठीक है, लेकिन वहां पर जाने के बाद क्या होता है आपको शायद स्टोरी पता होगी। When he was traveling by a train, he was thrown out of the train। उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो वहां पर बहुत ही ज्यादा भेदभाव था। There was so much of discrimination between the whites and the blacks। ठीक है, और हमारे इंडियंस जो थे उन्हें कलर्ड बोला जाता वहां पर। कलर्ड लोगों के साथ भी उतना ही भेदभाव था जितना कि ब्लैक्स के साथ था। तो गांधी जी को बड़ा झटका लगा इस बात से, और उन्होंने वहां पर इस भेदभाव को खत्म करने के लिए एक स्ट्रगल किया और एक न्यूज़पेपर भी निकाला। उस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। जी हाँ, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर जो वहां पर गांधी जी ने लॉन्च किया था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो गांधी जी वहां स्ट्रगल करते हैं, बड़े ही सही तरीके से नॉन वायलेंट मेथड में स्ट्रगल करते हैं। ठीक, एक सत्याग्रह करते हैं जिसमें कुछ भी वो फिजिकल फोर्स का यूज नहीं करते हैं, और वहां पर अंग्रेजी सरकार को झुकने को मजबूर कर देते हैं। उनकी वापसी होती है 1915 में इंडिया। एक साल पूरा वो भारत घूमते हैं, लेकिन जब वो इंडिया वापस आते हैं, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कैसी थी भारत की कंडीशन उस दौरान? आपको पता है अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा खून पी रखा था इंडियंस का। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी चल रहा था उस टाइम, मतलब जबरदस्ती गांव से लड़कों को भर्ती किया जा रहा था। कहां पर? आर्मी में, ताकि वो फ्रंट पर जाकर लड़ाई लड़े अंग्रेजों के लिए। वाहवाही लूटते थे अंग्रेज, मरते थे इंडियंस। प्राइस, जो एसेंशियल कमोडिटीज के जो प्राइस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। महंगाई, इन्फ्लेशन सातवें आसमान पर था। इस तरह की कंडीशंस चल रही थी। किसान बहुत मजबूरी में थे, मर रहे थे किसान, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं थी। खैर, अब गांधी जी आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी सत्याग्रह करते हैं। 3 सत्याग्रह गांधी जी लॉन्च करते हैं 1916 में, 1917 में, 1918 में। उसके बाद गांधी जी का परचम पूरे हिंदुस्तान में हो जाता है। सत्याग्रह का मतलब आप लोगों को समझ लेना चाहिए। पहले सत्याग्रह होता क्या है? सत्याग्रह मींस द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। मतलब इफ वी आर फाइटिंग फॉर अ ट्रू कॉज, अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी। अगर हम सच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें ताकत की जरूरत नहीं है, फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, हमें डंडा उठाने की जरूरत नहीं है। वी कैन विन द ऑप्रेसर। हम उस पर जीत पा सकते हैं। कैसे? वी कैन विन द ऑप्रेसर ओनली बाय अपीलिंग टू हिज कंसाइंस। सामने वाले की आत्मा को जगाइए, उसे यह बताइए कि सर जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और हम आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे। सिर्फ उसे प्यार से समझाइए, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो एक दिन जरूर समझेगा। यह है सत्याग्रह का मतलब, सत्य प्लस ग्रह, सच के रास्ते पर चलकर जीत। 3 सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किए। कौन कौन से?
1916 he went to चंपारण in बिहार। चंपारण में किसान भाई मर रहे थे, बहुत ही दयनीय दशा में थे। They all were in a very pitiable situation। क्या हुआ था उनके साथ? उन्हें फोर्स किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए। ठीक है, एक बहुत ही ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था और टैक्सेस भी उन्हें भरने पड़ रहे थे। उनकी जमीन भी खराब होती थी, टैक्स भी वो लोग भरते थे। सारा टैक्स जमींदार और लैंडलॉर्ड्स ले जाते थे क्योंकि उन्हें आगे रेवेन्यू देना होता था अंग्रेजों को। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल अंग्रेज थे। तो गांधी जी वेंट देयर टू हेल्प द फार्मर्स टू फाइट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। गांधी जी वहां गए उन किसानों की मदद करने ताकि वो ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ सके, खड़े हो सके। गांधी जी ने उन्हें हौसला दिया और वहां पर गांधी जी की जीत हुई। अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। 1917 में he went to खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वहां पर क्रॉप फेलियर हो गया था एंड द फार्मर्स वर नॉट एबल टू पे टैक्सेस। गांधी जी वेंट देयर, वहां पर गए, उन किसानों के साथ खड़ा हुए और उनकी भी जीत हुई। अंग्रेजी हुकूमत को टैक्सेस माफ करने पड़े। फाइनली वो पहुंचते हैं अहमदाबाद, जहां पर 1918 में मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक कर रखी है। मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक कर रखी है क्योंकि वो अपनी सैलरी में हाइक चाहते थे, जैसे कि उन्हें वादा किया गया था। गांधी जी वहां पहुंचते हैं उनकी हेल्प करने के लिए और 25% का हाइक उन्हें दिलवाते हैं। खैर 1919 ईयर आता है, इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर 1919। याद रखिएगा, इट्स 1919। बहुत कुछ हुआ इस साल में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो जाता है। इंडियंस को बहुत कुछ एक्सपेक्ट था अंग्रेजों से। मिलता क्या है हमें? रॉलेट एक्ट। क्या मिलता है? रॉलेट एक्ट। क्या था ये रॉलेट एक्ट जिसने हमारी रातों की नींद हराम करके रख दी? रॉलेट एक्ट था, अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर लिया जाएगा 2 सालों के लिए, कोई ट्रायल नहीं, कोई जमानत नहीं। अगर वो कोई भी एक्टिविटी करता है अंग्रेजों के खिलाफ, ही वुड बी पुट बिहाइंड द बार्स फॉर 2 years। कोई जमानत नहीं। It gave the government enormous powers to repress political activities, allow the detention of political prisoners for 2 years without any trial। पढ़ लीजिएगा बुक में ध्यान से, यही लिखा हुआ है। गांधी जी को गुस्सा आया, 6 अप्रैल को हड़ताल बुलाई गई, सारा देश बंद बुलाया गया। शॉप्स क्लोज डाउन, रेलवे शट, टेलीग्राफ सर्विसेज शट, everything was closed। There was a big hartal, no movement in the country at all। Complete lockdown was initiated by गांधी जी। अंग्रेजी सरकार के पैर जल गए। ये क्या हुआ? एक व्यक्ति ने हिलाकर रख दिया सारा देश। अंग्रेजी हुकूमत ने रिप्रेसिव तरीके से इसका जवाब दिया, किसी को नहीं छोड़ा और मार्शल लॉ लगा दिया। They imposed martial law in India। मार्शल लॉ क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। एक भीड़ का एक जगह इकट्ठा होना अलाउ नहीं होता। और 2 नेता, बहुत जरूरी नेता, उन्हें उठाया गया। कौन से थे वो 2 नेता? डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, ये 2 नेता थे जिन्हें उठाया गया। और हमारे देश की जनता इकट्ठी हो जाती है जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल। क्या करने के लिए? अरे भाई बैसाखी का दिन होता है, हम अंग्रेजों से विनम्रता पूर्वक लड़ रहे थे, कोई हिंसा नहीं कर रहे थे। वहां पर हमारी देश की जनता इकट्ठी होती है। They came to listen the speeches of their leaders। बहुत ही पोलाइट तरीके से they were listening the speeches of their leaders। Some came from villages, they were unaware of martial law। कुछ बेचारों को तो मार्शल लॉ का भी नहीं पता था क्या होता है, किस लिए लगाया गया। एंड सम केम टू सेलिब्रेट बैसाखी। खैर जनरल डायर, एक क्रूर इंसान, पूरी आर्मी लेकर पहुंच जाता है वहां पर और पुलिस को ऑर्डर दे देता है निहत्ती जनता पर फायरिंग की। हजारों लोग मर जाते हैं, बेगुनाह लोग जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। जनरल डायर साहब, आपको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, इस तरह के इंसान थे आप। आपने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवाई, हजारों लोगों को मारा उस दिन। कई सौ लोग मरे और कई 100 लोग घायल हुए।
1560 राउंड गोलियां चली थी, 1560, ये भी मैं आपको बता दूं। अराउंड 400 पीपल वर डेड, 400 के आसपास का आंकड़ा है जो लोग मरे थे वहां पर। पूरे देश में हल्ला मच जाता है, पूरे देश में हड़ताल, लोग मार्च कर रहे हैं सड़कों पर इसके खिलाफ, और इधर मुस्लिम्स भी सब अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके हैं। एक खिलाफत इशू था। क्या था ये खिलाफत इशू? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, ऑटोमन टर्की हार चुका था, एंड देयर वर र्यूमर्स, अफवाहें उड़ रही थी that the Britishers were going to impose a harsh peace treaty against the emperor. अफवाहें उड़ रही थी कि अंग्रेज एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी साइन करने जा रहे हैं वहां के एम्परर के साथ। वहां का एम्परर एक खास व्यक्ति था, खलीफा, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स। उसके खिलाफ कुछ हो मुसलमान सहन नहीं कर सकते थे। तो दो यंग लीडर्स थे जिन्होंने मोर्चा संभालने की ठानी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने मोर्चा संभाला और उन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कस करना शुरू किया कि हम ये चीज नहीं सहन करने वाले हैं। अब हिंदुओं का दुश्मन अंग्रेज, मुसलमानों का दुश्मन अंग्रेज, गांधी जी के सामने बहुत ही अच्छा मौका, सबको साथ लाए और एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करे जिसका नाम पड़ा नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जिसकी शुरुआत हुई 1921 में, जनवरी में। इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यहां तक वीडियो को दोबारा सुन लीजिए और एक एक फैक्ट को दिमाग में सेव कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास।